बात जब भी तकनीक की होती है तो हमारी नजरें सीधे पश्चिम की तरफ, अमेरिका या यूरोप की तरफ झुक जाती हैं, मानो विज्ञान का ठेका सिर्फ उन्होंने ही ले रखा हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी दिमाग से मशीन चलाने की तकनीक पर आज दुनिया पागल हो रही है, वो तकनीक भारत के पास तब थी जब ये पश्चिमी देश कपड़े पहनना भी ठीक से नहीं जानते थे। तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी किसी जादू टोने की नहीं है और न ही ये किसी दादी नानी की सुनाई हुई परिकथा है। ये कहानी है उस लॉस्ट टेक्नोलॉजी की, उस खोए हुए विज्ञान की, जिसे रामायण काल में पुष्पक विमान के नाम से जाना जाता था। वो विमान जो न पेट्रोल से चलता था न बैटरी से, बल्कि उसे चलाने वाला ईंधन था, यात्री का अपना दिमाग और पारा यानी मरकरी। सोचिए, एक ऐसा जहाज जो आपके सोचने भर से मुड़ जाए, जो बादलों के बीच गायब हो जाए और जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ऐसे तोड़े जैसे वो नियम उसके लिए बने ही ना हों। आज 2026 में जब हम टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारों और न्यूरालिंक की चिप्स को देखकर हैरान हो रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि ये सब तो हमारे पूर्वजों के रफ वर्क के बराबर भी नहीं है। लेकिन आखिर वो तकनीक थी क्या? कैसे हमारे आर्षि मुनि हजारों टन वजनी धातु को हवा में रुई के फाहे की तरह तैरा देते थे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो ज्ञान गया कहाँ? क्या उसे जानबूझकर मिटाया गया या फिर उसे हमारी ही आंखों के सामने से चुराकर आज मॉडर्न साइंस के नाम पर हमें ही बेचा जा रहा है? क्या आज का विज्ञान उन रहस्यों को समझ पा रहा है जो हजारों साल पहले लिखे गए थे? क्या पुष्पक विमान की हर खासियत को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखा जा सकता है? क्या यह संभव है कि हमारी प्राचीन सभ्यता आज की तुलना में कई गुना आगे थी? इन सारे चुभने वाले सवालों के जवाब और रावण के उस उड़ने वाले किले का वो सच जो आज तक आपसे छिपाया गया, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों से धूल नहीं हटाएंगे, बल्कि उस धूल के नीचे दबी उस आग को बाहर निकालेंगे जो आपके दिमाग की नसें हिला देगी। इस मुद्दे पर आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन पहले पूरी कहानी सुन लीजिए। मनोवेग, दिमाग से कंट्रोल, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अब जरा गहराई में उतरते हैं। रामायण में साफ साफ लिखा है कि पुष्पक विमान मनोवेग से चलता था। मनोवेग, इस शब्द को हल्का मत समझिए। इसका मतलब है मन की गति। यानी पायलट ने सोचा कि दाएं मुड़ना है और विमान दाएं मुड़ गया। उसने सोचा रुकना है और विमान हवा में ही जम गया। आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ कहानियों में होता है ना? लेकिन रुकिए, आज 2026 में जरा सिलिकॉन वैली की तरफ नजर घुमाइए। वहां क्या हो रहा है? एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक क्या कर रही है? वो इंसान के दिमाग में एक चिप डाल रहे हैं जिससे वो बिना हाथ हिलाए कंप्यूटर का कर्सर हिला सके, वीडियो गेम खेल सके। इसे आज की फैंसी अंग्रेजी में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI कहा जा रहा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां लॉकहीड मार्टिन, बोइंग आज ऐसे हेलमेट बना रही हैं जिन्हें पहनकर पायलट सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियों और दिमाग की तरंगों से मिसाइल लॉक कर सकता है। अरे, जब आज का विज्ञान अरबों डॉलर फूंकने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि हाँ, दिमाग की तरंगों EEG सिग्नल्स से मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर रामायण में लिखा वो तथ्य गलत कैसे हो सकता है? सोचिए, उस समय की तकनीक कितनी एडवांस रही होगी कि उन्हें पायलट के दिमाग को विमान के नेविगेशन सिस्टम से जोड़ने के लिए किसी तार या भारी भरकम हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो वायरलेस BCI था। आज हम 2026 में भी माथे पर इलेक्ट्रो चिपकाकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पूर्वज हजारों साल पहले रिमोट सेंसिंग के उस्ताद थे। पुष्पक विमान का पूरा कंट्रोल सिस्टम ही थॉट प्रोसेसिंग पर आधारित था। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि उस जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस इंटीग्रेशन यानी चेतना का मशीनों के साथ मिलन हो चुका था। विमान सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो पायलट के शरीर का ही एक विस्तार बन जाता था। जैसे आज आप हाथ हिलाने के लिए सोचते नहीं हैं, बस हाथ हिल जाता है, वैसे ही वो विमान उड़ता था। और हम बेवकूफ इसे कवि की कल्पना मानकर बैठे रहे, जबकि दुनिया की दूसरी ताकतें इसी कल्पना को हकीकत बनाकर हम पर राज करने की तैयारी कर रही हैं। एंटी ग्रेविटी और बिना रनवे की उड़ान VTOL टेक्नोलॉजी। चलिए, दिमाग से कंट्रोल की बात तो हो गई, अब जरा उड़ान भरने के तरीके पर गौर करते हैं। आज हम जब हवाई जहाज में बैठते हैं तो हमें उड़ने के लिए क्या चाहिए? एक लंबा चौड़ा रनवे, 1.5-2 किलोमीटर की सड़क चाहिए जिस पर दौड़कर जहाज अपनी रफ्तार बनाएगा, तब जाकर वो हवा में उठेगा। लेकिन पुष्पक विमान, उसके लिए कोई रनवे नहीं बना था।
लंका की पहाड़ियों से वो सीधा ऊपर उठता था 90 डिग्री पर। आज की मिलिट्री भाषा में इसे कहते हैं VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी एक ही जगह से सीधे ऊपर उठना और वहीं उतर जाना। आज अमेरिका का F-35 बी फाइटर जेट ये कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे हजारों लीटर तेल जलाना पड़ता है और इतना शोर होता है कि 10 किलोमीटर दूर तक कान के पर्दे फट जाएं। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी पुष्पक विमान के उड़ते समय काले धुएं या कान फाड़ने वाले शोर का जिक्र नहीं है। वो शांति से गरिमा के साथ ऊपर उठता था। तो आखिर वो कौन सी ताकत थी जो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की जंजीरों से आजाद करती थी? जवाब छिपा है हमारे वेदों के लघिमा सिद्धांत में। लघिमा का मतलब है रुई से भी हल्का हो जाना। आज का मॉडर्न फिजिक्स जिसे एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन कहता है, ये वही है। 2024 से 25 में अमेरिकी नौसेना के कुछ पेटेंट लीक हुए थे, जिनमें हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव जनरेटर की बात की गई थी। आसान भाषा में कहें तो अगर आप किसी वस्तु के चारों तरफ एक खास तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना दें, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस पर असर करना बंद कर देती है। वो चीज हवा में ऐसे तैरेगी जैसे पानी में लकड़ी। पुष्पक विमान इसी सिद्धांत पर काम करता था। उसके नीचे लगे यंत्र एक ऐसा वाइब्रेशन, एक ऐसा कंपन पैदा करते थे जो उसे धरती की पकड़ से मुक्त कर देता था। सोचिए, जब पूरी दुनिया पहिए का आविष्कार करने में उलझी थी, भारत के इंजीनियर गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाली मशीनें बना चुके थे। ये वो तकनीक है जो अगर आज हमारे पास होती तो न हमें ट्रैफिक जाम की चिंता होती, न सड़कों की, और न ही पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की। लेकिन अफसोस, हमने उन किताबों को दीमक का खाना बना दिया जिनमें ये राज छिपे थे। शेप शिफ्टिंग, आकार बदलने का जादू, नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामेबल मैटर। अब आते हैं उस फीचर पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। रामायण में वर्णन है कि पुष्पक विमान कभी भरता नहीं था, यानी अगर उसमें 10 लोग हैं तो वो 10 के बराबर है, और अगर उसमें पूरी वानर सेना बिठानी हो तो वो अपने आप बड़ा हो जाता था। उसमें हमेशा एक सीट खाली रहती थी। सुनने में ये किसी जादुई कालीन जैसा लगता है ना? और इसीलिए हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों ने इसे मजाक बना दिया। लेकिन जरा ठहरिए, आज की साइंस में एक टर्म बहुत पॉपुलर हो रहा है, प्रोग्रामेबल मैटर या शेप शिफ्टिंग मटेरियल। नासा और MIT के लैब में ऐसे मटेरियल्स पर काम चल रहा है जो बिजली का करंट मिलते ही अपना आकार बदल लेते हैं। इसे क्लेट्रॉनिक्स भी कहा जाता है, यानी ऐसी धातु जो मिट्टी की तरह लचीली हो लेकिन हीरे जैसी मजबूत। कल्पना कीजिए लाखों करोड़ों नैनो रोबोट्स की जो एक साथ मिलकर एक कुर्सी का रूप ले लें और अगले ही पल कमांड मिलने पर वही रोबोट्स फैलकर एक सोफा बन जाएं। पुष्पक विमान इसी नैनो टेक्नोलॉजी का चरम था। वो किसी ठोस लोहे या स्टील का बना हुआ फिक्स ढांचा नहीं था, वो जीवंत धातु से बना था। उसके मॉलिक्यूल्स पायलट की जरूरत के हिसाब से खुद को रीअरेंज, पुनर्व्यवस्थित कर लेते थे। भीड़ बढ़ी तो विमान फैल गया, भीड़ कम हुई तो वो सिकुड़ गया। इसे आज हम मॉड्यूलर एयरक्राफ्ट कहते हैं, जिसके सपने आज के इंजीनियर देख रहे हैं। 2026 में वैज्ञानिक जिस स्मार्ट मटेरियल को बनाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहे हैं, वो तकनीक त्रेता युग में कुबेर के इंजीनियरों ने स्टैंडर्ड फीचर की तरह उस विमान में फिट कर रखी थी। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एडवांस्ड मटेरियल साइंस थी जिसे हमने चमत्कार मानकर भुला दिया। ईंधन का रहस्य, पारे की ताकत, मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये उड़ता कैसे था? इसका इंजन क्या था? क्या इसमें पेट्रोल डलता था? नहीं। महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि विमानों के इंजन में पारा यानी मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता था। वहां संस्कृत में श्लोक हैं जो बताते हैं कि जब पारे को एक बंद लोहे के चैम्बर में गर्म किया जाता है तो वो एक प्रचंड शक्ति पैदा करता है जिसे शक्ति गर्भ कहा जाता है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, 19वीं सदी के अंत में राइट ब्रदर्स के जहाज उड़ाने से भी 8 साल पहले मुंबई के चौपाटी पर एक भारतीय विद्वान शिवकर बापूजी तलपड़े ने इसी पारे के इंजन, मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन के सिद्धांत पर आधारित मरुत्सखा नाम का विमान उड़ाया था। लेकिन अंग्रेजों ने उस खबर को दबा दिया और तलपड़े जी को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन विज्ञान छुपता नहीं है। 1970 के दशक में नासा ने एक मिशन शुरू किया था, SERT, स्पेस इलेक्ट्रिक रॉकेट टेस्ट। और जानते हैं उसमें उन्होंने ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल किया? जी हाँ, पारा, मरकरी। नासा ने पाया कि पारे को आयनाइज करके उससे जो थ्रस्ट, धक्का मिलता है वो आज के किसी भी रॉकेट फ्यूल से ज्यादा एफिशिएंट है। इसे आयन प्रोपल्शन कहते हैं।
आज के मॉडर्न सैटेलाइट्स में जो जीनन आयन थ्रस्टर्स लगे हैं वो उसी सिद्धांत का आधुनिक रूप है जो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा था। पारे के भीतर छिपी उस विस्फोटक ऊर्जा को हमारे पूर्वज पहचानते थे। वो जानते थे कि पारे को अगर एक खास तरीके से घुमाया जाए, वॉर्टेक्स बनाया जाए, तो वो एंटी ग्रेविटी फील्ड बना सकता है। अमेरिका ने पारे का इस्तेमाल इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो जहरीला होता है और उसे हैंडल करना मुश्किल था, लेकिन हमारे पास उसे शुद्ध करने और सुरक्षित इस्तेमाल करने की वो विधि थी जो शायद अब लुप्त हो चुकी है। सोचिए, जिस पारे को हम सिर्फ थर्मामीटर में बुखार नापने के लिए देखते हैं, वो असल में ब्रह्मांड की सैर करने की चाबी था। अदृश्य होने की शक्ति, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एंड मेटा मटेरियल्स। युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? दुश्मन को दिखाई न देना। रावण का पुष्पक विमान बादलों में छिप सकता था, अंतर्धान हो सकता था। आज की मिलिट्री इसे कहती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अमेरिका का B-2 बॉम्बर विमान रडार पर पकड़ में नहीं आता, लेकिन पुष्पक विमान सिर्फ रडार से नहीं बल्कि नंगी आंखों से भी ओझल हो जाता था। ये कैसे मुमकिन है? आज 2025 में चीन और अमेरिका जिस इनविजिबिलिटी क्लोक, अदृश्य चोगा पर काम कर रहे हैं, वो मेटा मटेरियल्स से बनती है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश की किरणों, लाइट वेव्स को अपने ऊपर से फिसला देते हैं, जैसे पानी पत्थर के ऊपर से बह जाता है। जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर हमारी आंखों तक वापस ही नहीं आएगा तो वो चीज हमें दिखाई ही नहीं देगी। प्राचीन भारत में इसे माया या तमस विद्या कहा जाता था, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये लाइट रिफ्रैक्शन की ही एक उन्नत तकनीक थी। पुष्पक विमान की बाहरी परत ऐसे ही किसी मेटा मटेरियल से बनी रही होगी, या उसके चारों ओर ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बुलबुला बनाया जाता होगा जो रोशनी को मोड़ देता था। आज हम फिल्मों में देखते हैं कि एक बटन दबाते ही जहाज गायब हो गया और तालियां बजाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो हॉलीवुड की फिल्में हमारे ही पुराणों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके लिखी जा रही हैं। जिस क्वांटम स्टील्थ तकनीक को आज कनाडा और अमेरिका की सेनाएं टॉप सीक्रेट बताकर छिपा रही हैं, वो रावण के लिए रोजमर्रा की बात थी। वो हवा में रहकर भी जमीन पर खड़े दुश्मन को देख सकता था, लेकिन दुश्मन उसे नहीं देख सकता था। यही वो असिमेट्रिक वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तकनीक है जिसके दम पर रावण ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। रफ्तार और ब्रह्मांडीय यात्रा, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल। रफ्तार की बात करें तो पुष्पक विमान की गति वायु के समान बताई गई है। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो लंका, श्रीलंका से अयोध्या की दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। राम जी ने यह दूरी कुछ ही घंटों में तय कर ली थी। यानी वो विमान सुपरसोनिक, ध्वनि की गति से तेज, या शायद हाइपरसोनिक, ध्वनि से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ता था। आज दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइलों के पीछे भाग रही है जो 1 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में गिर सके, लेकिन पुष्पक विमान सिर्फ पृथ्वी के वातावरण तक सीमित नहीं था। ग्रंथों में जिक्र है कि वो देवलोक तक जा सकता था। अगर हम धार्मिक शब्दावली को हटाकर देखें तो देवलोक का मतलब दूसरे ग्रह या स्पेस स्टेशन भी हो सकता है। यानी पुष्पक विमान एक स्पेस शटल भी था। आज एलन मस्क मंगल ग्रह पर जाने के लिए स्टारशिप बना रहे हैं जो रियूजेबल है, यानी बार बार इस्तेमाल हो सके। पुष्पक विमान भी वही था, एक रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट। वो पृथ्वी के वायुमंडल, एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर निर्वात वैक्यूम में भी सफर कर सकता था। उसके अंदर की लाइफ सपोर्ट सिस्टम इतनी तगड़ी थी कि यात्रियों को ऑक्सीजन सिलेंडर या स्पेस सूट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। विमान के अंदर का वातावरण, क्लाइमेट कंट्रोल अपने आप संतुलित रहता था, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी। आज बोइंग और एयरबस अपने विमानों में केबिन प्रेशर मेंटेन करने के लिए भारी मशीनें लगाते हैं, लेकिन पुष्पक विमान में ये सब प्राकृतिक रूप से, या यूं कहें कि अत्यंत उन्नत तकनीक से मैनेज होता था। वो एक ऐसा इकोसिस्टम था जो बाहरी अंतरिक्ष के जानलेवा रेडिएशन और तापमान से अपने यात्रियों को बचाता था। सौर ऊर्जा और अनंत शक्ति, सोलर एंड कॉस्मिक एनर्जी। अब एक मजेदार बात सुनिए, पुष्पक विमान को कभी रिफ्यूलिंग, ईंधन भराने के लिए रुकते हुए नहीं सुना गया। ऐसा नहीं था कि राम जी को बीच रास्ते में किसी पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ा हो। तो वो इतनी ऊर्जा लाता कहां से था? अंशुबोधिनी नामक प्राचीन ग्रंथ में विमानों द्वारा सूर्य की किरणों को सोखकर बिजली बनाने का जिक्र है। आज हम इसे सोलर पावर कहते हैं, लेकिन आज के सोलर पैनल की एफिशिएंसी, क्षमता मुश्किल से 20 से 25% है। प्राचीन तकनीक में शायद ऐसे फोटोवोल्टेइक सेल्स जो 100% सौर ऊर्जा को सोख लेते थे। इसके अलावा कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पुष्पक विमान कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा या जीरो पॉइंट एनर्जी का इस्तेमाल करता था। ये वो ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड के हर खाली स्थान में, हर कण में मौजूद है। अगर हम आज इस ऊर्जा को टैप करना सीख जाएं,
तो हमें कोयला, तेल या परमाणु ऊर्जा की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निकोला टेस्ला ने भी इसी फ्री एनर्जी की बात की थी और कहा जाता है कि टेस्ला स्वामी विवेकानंद के संपर्क में थे और उनसे वेदांत के दर्शन को समझते थे। कहीं ना कहीं टेस्ला की खोजें और हमारे प्राचीन विमानों की तकनीक के तार आपस में जुड़े हुए हैं। वो जानते थे कि आकाश, इथर, सिर्फ खाली जगह नहीं है बल्कि ऊर्जा का महासागर है। पुष्पक विमान इसी महासागर में तैरने वाला जहाज था। हथियारों का जखीरा, एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम। पुष्पक विमान सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी नहीं था, वो एक उड़ता हुआ किला था, एक बैटल स्टेशन था। उसमें से दिव्य अस्त्र चलाए जा सकते थे। आज के संदर्भ में देखें तो ये अस्त्र गाइडेड मिसाइल और लेजर वेपन्स थे। रामायण युद्ध में ऐसे अस्त्रों का जिक्र है जो आवाज का पीछा करते थे, एकूस्टिक होमिंग, जो गर्मी का पीछा करते थे, हीट सीकिंग, और जो एक साथ हजारों तीरों में बदल जाते थे, MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। आज की परमाणु मिसाइलें जैसे अग्नि 5 में यही MIRV तकनीक इस्तेमाल होती है, जहां एक मिसाइल से कई बम गिरते हैं। पुष्पक विमान में रडार जैसी कोई व्यवस्था थी जो मीलों दूर से दुश्मन की हर हरकत को भांप लेती थी। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता थी जो दुश्मन की बुद्धि भ्रमित कर देती थी। आज की भाषा में कहें तो दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैमिंग कर देना। जब हम इन बारीकियों को देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि युद्ध की जिस तकनीक को हम 21वीं सदी की देन मानते हैं, वो कुरुक्षेत्र और लंका के युद्धों में आम बात थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब ट्रिगर दबाने के लिए मंत्र, सोनिक कोड्स / वॉइस कमांड्स का इस्तेमाल होता था और आज बटन का। नेविगेशन और AI, द एंशिएंट GPS। पुष्पक विमान कभी रास्ता नहीं भटकता था। रात हो या दिन, आंधी हो या तूफान, वो अपने गंतव्य पर सटीक पहुंचता था। आज हमें GPS की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए अमेरिका के 30 से 40 सैटेलाइट्स दिन रात पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। क्या उस समय भी सैटेलाइट्स थे, या फिर विमान में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS जैसा कुछ लगा था जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को पढ़कर अपना रास्ता खुद तय करता था? पक्षी कैसे हजारों मील उड़कर अपने पुराने घोंसले तक पहुंचते हैं? वो पृथ्वी की मैग्नेटिक लाइंस को सेंस करते हैं। पुष्पक विमान की तकनीक भी शायद प्रकृति के इसी सिद्धांत पर आधारित थी। उसमें लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तगड़ा था कि वो मौसम के बदलाव को पहले ही भांप लेता था और अपने आप सुरक्षित रास्ता चुन लेता था। आज 2026 में हम ऑटोनोमस ड्रोन्स की बात करते हैं जो खुद अपना रास्ता ढूंढते हैं। पुष्पक विमान दुनिया का पहला, सबसे बड़ा और सबसे बुद्धिमान ऑटोनोमस व्हीकल था। उसमें वॉइस कमांड फीचर भी था, जैसे आज हम सिरी या एलेक्सा से बात करते हैं। पायलट विमान से बात कर सकता था और विमान उसे जवाब देता था। ये सब सोचकर दिमाग चकरा जाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या असल में पीछे जा रहे हैं। इतिहास की चोरी और हमारा दुर्भाग्य। अब यहाँ खून खौला देने वाली बात आती है। अगर हमारे पास इतना ज्ञान था तो आज हम पेट्रोल और इंजन के लिए दूसरों का मुंह क्यों ताक रहे हैं? जवाब दर्दनाक है। नालंदा और तक्षशिला जैसी हमारी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों को जलाया गया। कहते हैं नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही थी। उस आग में सिर्फ किताबें नहीं जलीं, उसमें जल गया हमारा विमान विज्ञान, हमारी चिकित्सा, हमारी खगोल विद्या। जो बचा कुचा ज्ञान था उसे मुगलों और फिर अंग्रेजों ने लूट लिया। अंग्रेज जब भारत आए तो वो यहाँ से सिर्फ कोहिनूर हीरा नहीं ले गए, वो ले गए हमारे प्राचीन ग्रंथ, हमारी पांडुलिपियां। मैक्स मूलर जैसे विद्वानों को लगाया गया ताकि वो वेदों का अनुवाद करें और उनमें छिपे विज्ञान को निकाल सकें। और उसके बाद क्या हुआ? अचानक यूरोप में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। अचानक वहां हवाई जहाज बनने लगे, बिजली के बल्ब जलने लगे। क्या ये महज इत्तेफाक था? शिवकर बापूजी तलपड़े का किस्सा तो मैंने आपको बताया ही। 1895 में उन्होंने विमान उड़ा दिया था। वहां के एक जज और बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ इसके गवाह थे। लेकिन फिर क्या हुआ? तलपड़े जी को न तो पैसे मिले न सम्मान, उल्टा उन पर दबाव डाला गया, उनकी रिसर्च रोक दी गई। और कुछ ही सालों बाद अमेरिका में राइट ब्रदर्स ने पहला विमान उड़ाने का श्रेय ले लिया। ये इतिहास की वो चोरी है जिसकी FIR आज तक दर्ज नहीं हुई। हमें स्कूलों में पढ़ाया गया कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया और हम रट्टू तोते की तरह यही रटते रहे। हमें यह कभी नहीं बताया गया कि राइट ब्रदर्स से भी हजारों साल पहले भारद्वाज मुनि ने विमानिक शास्त्र में जहाज के 32 रहस्यों को खोलकर रख दिया था। ये एक सोची समझी साजिश थी ताकि भारतीय हमेशा खुद को पिछड़ा हुआ माने और पश्चिम को अपना माई बाप समझे।
आज की भू राजनीति और संस्कृत का डर आज 2026 का दौर है। आपको क्या लगता है, नासा में संस्कृत पर रिसर्च सिर्फ शौक के लिए हो रही है? नहीं भाई साहब, नासा के वैज्ञानिक मान चुके हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत सबसे सटीक भाषा है। क्यों? क्योंकि इसमें रत्ती भर भी कंफ्यूजन, अस्पष्टता नहीं है। जो लिखा है वही मतलब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के लिए जिस स्पष्टता की जरूरत है वो अंग्रेजी में नहीं, संस्कृत में है। चीन आज गुपचुप तरीके से प्राचीन भारतीय और तिब्बती ग्रंथों, जो वो अपने साथ ले गए थे, पर रिसर्च कर रहा है। वो जानते हैं कि भविष्य की तकनीक सिलिकॉन चिप्स में नहीं बल्कि इन पुराने पन्नों में दबी है। क्वांटम फिजिक्स के जनक नील्स बोर, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ये सब उपनिषदों को पढ़ते थे। ओपनहाइमर ने परमाणु बम बनाने के बाद गीता का श्लोक पढ़ा था। ये सब क्या इशारा करता है? ये इशारा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें जानती हैं कि विज्ञान का असली खजाना भारत के पास था, और वो डरते हैं। वो डरते हैं कि जिस दिन भारत का युवा अपनी जड़ों को पहचान लेगा, जिस दिन वो मैकॉले की शिक्षा पद्धति के चश्मे को उतार फेंकेंगे और वेदों को विज्ञान की नजर से देखना शुरू करेंगे, उस दिन भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो नहीं चाहते कि पुष्पक विमान दोबारा भारत की धरती से उड़े, इसीलिए वो हमें जाति पाति, लेफ्ट राइट और फालतू की बहसों में उलझाए रखते हैं। क्या हम पुष्पक विमान दोबारा बना सकते हैं? अब सवाल ये है, क्या हम इसे दोबारा बना सकते हैं? क्या 2026 का भारत उस खोए हुए गौरव को हासिल कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होगी। हमें संस्कृत को सिर्फ पंडितों की भाषा मानकर छोड़ना नहीं होगा, बल्कि उसे डिकोड करना होगा। IIT और इसरो में अब इंडियन नॉलेज सिस्टम IKAS पर काम शुरू हो चुका है। ये एक अच्छी शुरुआत है। हमें उस पारे के इंजन, मर्क्यूरी इंजन पर दोबारा रिसर्च करनी होगी जिसे हमने खतरनाक मानकर छोड़ दिया। हमें उस साउंड वाइब्रेशन, ध्वनि कंपन की तकनीक को समझना होगा जिससे भारी पत्थरों को उठाया जाता था। सोचिए, अगर भारत ने एंटी ग्रेविटी तकनीक क्रैक कर ली तो क्या होगा? हमारे रॉकेट्स को स्पेस में जाने के लिए करोड़ों टन ईंधन नहीं फूंकना पड़ेगा। हम मंगल और चांद पर ऐसे जा पाएंगे जैसे दिल्ली से मुंबई जाते हैं। हमारी रक्षा प्रणाली अभेद्य हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान के रडार ताकते रह जाएंगे और भारतीय विमान उनके सर के ऊपर से निकल जाएंगे। ये सपना नहीं है, ये एक संभावना है जो हमारे DNA में है। हमारे खून में वही आर्शियों का जीन है जिन्होंने 0, 0 दिया, जिन्होंने दशमलव, डेसिमल दिया, जिन्होंने सर्जरी, सुश्रुता दी। पुष्पक विमान बनाना हमारे लिए असंभव नहीं है। बस हमें अपनी मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। हमें पश्चिम से सर्टिफिकेट मांगना बंद करना होगा। जिस दिन हम अपनी तकनीक पर भरोसा कर लेंगे, उस दिन दुनिया फिर से भारत के कदमों में होगी। एक कड़वा सच और चेतावनी, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। विज्ञान दो धारी तलवार है। रावण के पास पुष्पक विमान था, लेकिन उसका अहंकार उसे ले डूबा। आज हम भी उसी मोड़ पर खड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BCI और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब हमें देवताओं जैसी ताकत तो दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो विवेक है? रामायण हमें सिर्फ तकनीक नहीं, उस तकनीक का सही इस्तेमाल भी सिखाती है। राम ने विमान जीता, लेकिन उसे अपनी निजी संपत्ति नहीं बनाया, उसे उसके असली मालिक को लौटा दिया। आज दुनिया को इसी भारतीय दृष्टि की जरूरत है। अगर ये तकनीक गलत हाथों में पड़ गई, जैसे आज के दौर के रावणों के हाथ में, तो विनाश तय है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ड्रोन हमले और स्पेस वॉर, ये सब उसी विनाश की आहट है। भारत को अपनी इस प्राचीन विद्या को फिर से जागृत करना होगा, न सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि पूरी मानवता को बचाने के लिए। क्योंकि दुनिया में शांति तभी तक रहती है जब तक शक्ति धर्म के हाथों में होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस पुष्पक विमान की, जो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारतीय मेधा का एक उड़ता हुआ प्रमाण था। हमने देखा कि कैसे ब्रेन कंट्रोल, एंटी ग्रेविटी और स्टील्थ जैसी तकनीकें, जिन्हें आज 2025 में फ्यूचर टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, वो असल में हमारा पास्ट यानी अतीत थी। ये सब जानकर क्या आपका खून नहीं खौलता? क्या आपको गुस्सा नहीं आता कि हमें हमारी ही विरासत से दूर रखा गया? लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। वक्त आ गया है जागने का। वक्त आ गया है उन धूल भरी किताबों को फिर से खोलने का। क्योंकि इतिहास उसी को याद रखता है जो उसे बनाता है, उसे नहीं जो सिर्फ रोता है। तो क्या भारत का युवा वो इतिहास लिखेगा? क्या आप उन सवालों के जवाब ढूंढने निकलेंगे जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने छोड़ दिए थे? कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद कीजिए और दुनिया को बता दीजिए कि हम भूले नहीं हैं, हम सिर्फ शांत हैं। और जिस दिन जाग गए, उस दिन आसमान में फिर से पुष्पक विमान की गर्जना होगी। जाते जाते अगले वीडियो के लिए एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं।
क्या आपको पता है महाभारत में ऐसे ऐसे हथियार चले थे जिनके आगे आज के परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, दिवाली के पटाखे लगते हैं? ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, क्या ये सचमुच थे या सिर्फ कहानियां? क्या उनके पीछे क्वांटम फिजिक्स का कोई राज था? और क्या आज के वैज्ञानिक उन हथियारों को दोबारा बना रहे हैं? इन रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही वो वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। जय हिंद, जय भारत।